तो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यार हम क्लास 12th का फंक्शंस चैप्टर यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ये फंक्शंस चैप्टर की प्लेलिस्ट में पहली वीडियो होगी आपकी, करीब 5 से 6 वीडियो पूरी कॉन्सेप्ट बेसिस, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। इस पूरी 5-6 वीडियो में आपका पूरा 12th का फंक्शन चैप्टर यहाँ पर मैं कवर करूँगा, जिसमें आपके लिए बोर्ड्स, IIT JEE और JEE एडवांस तक के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। तो आप अगर इन पर्टिकुलर पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स IIT JEE के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर हो सकती है। तो चलते हैं यार आज के चैप्टर में, फंक्शंस में। क्लास 12 का ये चैप्टर है, तो यार बात कर लेते हैं एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब यार मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं फंक्शंस की तरफ। आपको मैं बता दूँ, जैसे फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन एक टाइप की मशीन होती है। फंक्शन एक टाइप की मशीन है। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर मशीन को कैसे भैया ने बोला, तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि मान के चलिए यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है। यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, इसे मैं मशीन बोल सकता हूँ, इसे मैं ऑपरेटर बोल सकता हूँ, और सिंपली कॉल्ड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी भी मशीन में अगर मैं अपना कुछ इनपुट डालता हूँ, मैं इनपुट मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ डालता हूँ, रॉ मटेरियल डालता हूँ, जिसका मुझे ये पूरा आउटपुट मिलता है, जैसा आउटपुट मुझे उस मशीन से चाहिए। वो मशीन जो करती है, उस मशीन से जो आउटपुट चाहिए वो मुझे इनपुट डालने पर आउटपुट मिलता है, उसे मैं फंक्शन या मशीन बोलता हूँ। जैसे अब ये बात हो गई बहुत कॉमन लैंग्वेज में। अब अगर मैं बात करूँ एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, अगर इस फंक्शन fx में मानता हूँ, इस मशीन को मानता हूँ fx, और मैंने बोला कि इस fx की वैल्यू जो है वो x+2 है, जो कि x+2 है। तो आप दो बात यहाँ पे समझिए। यहाँ पर x जो है आपका इनपुट है, x जो है आपका इनपुट है, fx जो है वो आपका आउटपुट है, जिसमें वो बन के आ रहा है कि कैसे पर्टिकुलर इस मशीन से या इस fx से कैसे आप क्या आउटपुट ला सकते हैं। तो बेसिकली x जो है आपका इनपुट है और fx जो है आपका आउटपुट है। तो अगर मान के चलिए मैंने बोला कि मैंने एज अ इनपुट x आपको 1 दिया, मैंने बोला कि आपको मैंने x=1 कुछ आपको इनपुट दिया, तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट की वैल्यू जो कि fx है वो क्या आनी चाहिए। बात ये है, अब बोलोगे भैया x की वैल्यू 1 है तो x+2 फंक्शन यहाँ पर दे रखा था, अब मुझे पर्टिकुलर सिर्फ आउटपुट किस पे चाहिए, x=1 पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को 1 रख दूंगा, +2 तो है ये, तो =3। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 रखने पर, ये मैंने अगर x वैल्यू इनपुट दिया इस मशीन में जिसका fx x+2 था, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा fx=3। मतलब इस मशीन को अगर मैंने 1 दिया देन उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। जैसे कि अगर किसी भी हैंडलूम मशीन में आप थ्रेड डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप जितना थ्रेड देते हैं, जितना आप काम करते हैं, उसके हिसाब से आपके पास उस मशीन का आउटपुट निकल के आता है। वैसे ही एक फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फंक्शन है वो हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि इसमें x को हम इनपुट बोला करते हैं और y को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। x जो है हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है। इन इनपुट आउटपुट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या किसी भी पॉइंट में हम रिफ़र करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x, y का मतलब हमने x की वैल्यू को यहाँ पर दिया और एज अ आउटपुट मेरी y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अगर मैंने बोला कि 2,3 मैंने आपको ये एक वैल्यू दी, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा इनपुट जो है, मेरा जो x की वैल्यू यहाँ पर जो इनपुट है, x की वैल्यू इनपुट है वो आपकी 2 वैल्यू है, और y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 हो जाती है। तो इतना आपको बेसिक फंक्शन समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन क्या है, एक मशीनरी है, उसमें हम कोई इनपुट डाल रहे हैं और उससे हमारा कोई आउटपुट पर्टिकुलर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यार कुछ चीज़ों की। कुछ इन कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं।
इन कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर माने कि वो पेयर जिसमें इनपुट भी आ जाए और आउटपुट भी आ जाए। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर्ड पेयर कैसे, कि अगर मैंने बोला fx इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, fx इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो आप एक चीज़ देखिए कि x इक्वल्स टू 1 पर करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू 1 प्लस 2 आएगी इक्वल्स टू 3, ये पर्टिकुलर आएगी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ x प्लस 2 पर, तो fx इक्वल्स टू 2 प्लस 2 पर क्या वैल्यू आएगी 4। देन x इक्वल्स टू 3 पर fx इक्वल्स टू 3 प्लस 2 पर वैल्यू आएगी आपकी 5। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या पेयर बनाएंगी, तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं x 1,3, क्यों 1 इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट, 2,4 2 इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग 4 आउटपुट, 3,5 3 इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग 5 आउटपुट। तो ये सारे क्या हैं x, 3, 2,4, 3,5, ये क्या है हमारे ऑर्डर्ड पेयर, जो सॉल्यूशन है किसके fx इक्वल्स टू x प्लस 2 के ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स fx का यहाँ पे आता है कि कैसे पर्टिकुलर किसी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इनपुट और आउटपुट से हमारा ये फंक्शन आ सकता है। अब मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ इसे नोट करने के लिए। आप पूरा इसे कायदे से अपनी नोटबुक में नोट करिए। आपको जो ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड किया जाता है या फिर जो बहुत पैसों से आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर मैं फ्री लेक्चर्स में आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। सारे वीडियोस की एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी, सारे टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी, और मेरा यकीन मानिए सिर्फ इन वीडियोस की मदद से और मेरी खुद की DPPs की मदद से आप मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल, आई एम एश्योरिंग यू 100 परसेंटाइल भी आप अपने JEE मेंस में फोड़ सकते हैं। सो गाइज प्लीज नोट इट डाउन। सो आई थॉट आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे पूरा नोट करके देन इस वीडियो में आगे बढ़ें। अभी मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, चलते हैं यार वीडियो की तरफ। अब चलते हैं यार कुछ एक टॉपिक की तरफ जो आपने क्लास 10th में बहुत इजीली सीखा हुआ था, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बात कर लेते हैं आपके जो पुराने तरीके से हम अभी तक जो ग्राफ फंक्शन का प्लॉट करते आ रहे हैं वो कैसे प्लॉट करते हैं, तो देख लेते हैं यार। अगर मैं मान के चलूँ fx इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2x प्लस 2, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि fx की वैल्यू y भी बोला जा सकती है या y होती है, बोली जा नहीं सकती, y होती है। तो इस सेम चीज़ को अगर मैं y इक्वल्स टू x प्लस 2 लिखता हूँ तो वो भी हमारी बात सही है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो हमें एक्चुअल में पता है कि जो हम 10th क्लास में अपने सीखते हुए आते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, जिसमें हम पॉजिटिव x y माइनस x माइनस वाई यहाँ पर प्लॉट करते हैं। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ अपने क्लास 10 के तरीके से, मैं पहले इसमें y इक्वल्स टू एक टेबल बनाता हूँ जो कि है y और x। आशा करता हूँ ये सब आपने क्लास 10th में बहुत इजीली सीखा हुआ है, और नहीं भी सीखा है तो आप इसमें देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ y और x की टेबल बनाता हूँ और 3 या 4 वैल्यू ले लेता हूँ। 3 या 4 वैल्यू में मैं बोलता हूँ कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 2, इसका मतलब 2। ओके, देन उसके बाद अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 2, देन ये
3, ये आपका आ गया 1 और ये आ गया 3। अब नेगेटिव की बात करूं, अगर x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 + 2 जो कि हो जाती है 1, जो कि हो जाती है 1, -1 से 1। और अगर मैं एक और वैल्यू की बात यहाँ पर करता हूँ जो कि है आपकी x = -2, x = -2, तो y = -2 + 2 पर ये वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0,2, 1,3 और -1,1। और यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है -2,0। इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करके इस पर्टिकुलर लाइन को एक ग्राफ में प्लॉट करूँगा। चलो जी प्लॉट करते हैं। मतलब ग्राफ में ये आया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब बात कर लेता हूँ 0,2 की। तो 0,2 क्या है, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 2। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आया आपका 0,2, ये पॉइंट जो है वो आया 0,2। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 1,3 पर, तो 1,3 पर ये पॉइंट जो है वो आपका आएगा 1,3। अब मैं बात करता हूँ -1,1 पर, तो -1,1 पर ये वाला पॉइंट आएगा -1,1। और फिर बात करता हूँ -2,0 जो कि आ जाता है ये वाला पॉइंट -2,0। एंड देन इस पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। ये पर्टिकुलर एक बहुत नॉर्मल तरीका होता है जो कि हम अपनी क्लास 10th में सीखते हैं कि हमें कैसे किसी लाइन को ड्रॉ करना है या किसी कर्व को ड्रॉ करना है। तो हम पर्टिकुलर किसी भी वैल्यूज़ पर वैल्यूज़ निकालेंगे, देन 3 या 4 पॉइंट उसके निकाल के उनकी वैल्यू को मिला के हम उस लाइन को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ये आपकी बात हुई एक 10th के पर्सपेक्टिव से। अभी हम इसमें बहुत आगे जाएंगे। ग्राफ को लाइक काफ़ी फंक्शन ऐसे होंगे जो इस ट्रिक से काम ही नहीं हो रहे होंगे। आपको ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हम मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन को हम ऑलवेज इस मेथड से प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई भी कर्व है, कुछ भी अगर है, अगर सर्कल भी है, तो आप पर्टिकुलर इन पॉइंट से, सिर्फ इन पॉइंट से आप उसका ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। इसीलिए अब क्लास 11th में या क्लास 12th में आपकी IIT JEE सेगमेंट में अधिकतर आपका ये ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे यार आपके फंक्शंस की नॉलेज, आपके आने वाले सारे चैप्टर्स में काफ़ी जगह फंक्शन यूज़ होंगे, ग्राफ्स यूज़ होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं यार आगे। अब बात कर लेते हैं यार, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो मैं इसमें अब आगे और नहीं जा रहा हूँ। अब करते हैं यार एग्जैक्टली डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का। डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक वर्ड आता है जो कि शायद आपके लिए नया होगा, डोमेन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली डोमेन क्या है। अब किसी भी अच्छा एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आप डोमेन को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको मान के चलिए कि एक मशीन है जो कि रॉ मटेरियल से बहुत सारे सामान बनाती है। मतलब आप पर्टिकुलर किसी भी आयरन की चीज़ों को उस पर इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका आगे जो है, आगे मशीनरी में जाके वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती है। लेकिन जब मैं उस आयरन को जब मैं उस मशीन में डालता हूँ, जब मैं उस आयरन को उस मशीन में इंसर्ट करता हूँ, तो वो वहाँ पर जो पर्टिकुलर आपका इंसर्ट करने के लिए एरिया है वो बोल रहा है कि पर्टिकुलर इंसर्ट करना है तो आपको सिर्फ एक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड ही इंसर्ट कर सकते हैं। उस मशीनरी में आप क्या कर सकते हैं, एज अ इनपुट एक सिलेंड्रिकल रॉड को ही इनपुट कर सकते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि आप सारे तरीके के आयरन की रॉड्स को नहीं कर सकते। आप रेक्टेंगुलर या फिर उसके बाद स्क्वायर जैसे आयरन रॉड्स को नहीं इनपुट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, सिर्फ सिलेंड्रिकल रॉड को ही इनपुट कर पाएंगे। तो आपको पता पड़ गया कि हमारे पास उसमें इनपुट देने के लिए सिर्फ सिलेंड्रिकल रॉड है, तभी हम अपने डिज़ायर आउटपुट्स पे जा पाएंगे। तो वैसे ही यार आपका यहाँ पर डोमेन होता है। डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है, डोमेन जो होता है आपका वो यहाँ पर कहता है कि आपकी x की वैल्यू, आप अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ अ सेट ऑफ वैल्यू, अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज
of x in which y is defined or exist. This is the actual definition of domain. मतलब इसका, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो x की वैल्यू जिसमें y की वैल्यू डिफाइन हो सके, y की वैल्यू, y का आंसर जो है वो आ सके, वो यार पर्टिकुलर यहाँ पर कहलाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। उस वैल्यू पर, वो वैल्यू क्या है x की जिसमें y की वैल्यू एग्जैक्टली आ सके, मतलब डिफाइन हो सके, कुछ भी वैल्यू है लेकिन डिफाइन हो सके। तो क्या क्या x की वैल्यू को हम दे सकते हैं, वो हमारा क्या होता है फंक्शन, वो हमारा क्या होता है डोमेन। अब बात कर लेते हैं कि भैया आगे बताइए कि कैसे डोमेन को और कैसे देखा जाए। तो देखते हैं, एक मशीनरी है यहाँ पर, मैं अगर बात करता हूँ x+2 की, ठीक है, मेन x+2 की मशीनरी में मैं डाल रहा हूँ, जो कि मैं अपने स्टार्टिंग से x+2 की मशीनरी यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं x+2 की यहाँ पर मशीनरी यहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यूज़ को डाल रहा हूँ और y की वैल्यूज़ एज आ x+2 मुझे दे रही है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इनपुट्स में डाल सकता हूँ। तो एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं बात करूँ x+2 की, तो देखो अगर मैंने यहाँ पर डाला 0, अगर मैंने यहाँ पर डाला 0 तो मेरा आंसर 2 आएगा, y मैंने 1 डाला y आंसर 3 आएगा, मैंने 3 डाला y आंसर 5 आएगा, आता चला जाएगा कोई भी वैल्यू अगर x की डालूँ। सेम अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ डालूँ -1 -2 -3, तब भी मेरा आंसर y में डिफाइन होता चला जाएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू सोच के दिखाओ कि ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर ये इसकी y की वैल्यू डिफाइन ही ना हो रही हो। आप ये सोचो दिमाग में कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसमें हम y की वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी कि जिसमें आपकी y की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है पर्टिकुलर, वो होगा x इक्वल्स टू ऑल रियल। ऑल रियल मतलब सारी रियल वैल्यूज़ को, जो भी हमारे पास सारी रियल वैल्यूज़ होती हैं, उन सारी रियल वैल्यूज़ पर y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x डिफाइन ऑल रियल वैल्यू। ये आपका साइन आप बना सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो सारी रियल वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहा है। अब बोलोगे कि यार भैया ऐसे तो सब में डिफाइन होता है, सब में हमारी y की वैल्यूज़ डिफाइन हो जाएंगी, सब में हमारे क्या कहते हैं x की वैल्यूज़ ऑल रियल आएंगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ। जैसे एक मशीनरी है जिसका fx की वैल्यू मैं बोलता हूँ आपकी 1/x। अगर मैं किसी मशीनरी की वैल्यू को 1/x यहाँ पर देता हूँ और मैं बोलता हूँ x इनपुट दे रहा हूँ और वही 1/x पर मुझे डायरेक्ट आपका आउटपुट मिल रहा है। अब सोचो 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, तब भी मेरे पास y की वैल्यू आएंगी, 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, 1/5 आएगी, 1/4 आएगी। -1 रखूँ, -2 रखूँ, -3 रखूँ, तब भी मेरे पास y की वैल्यू आएंगी वही सेम, -1, -1/2, -1/3, -1/4, ये सब वैल्यूज यार मेरे पे आएंगी। लेकिन एक वैल्यू x की ऐसी होगी जो कि आपकी ये जो है आपका नॉट डिफाइन कहलाएगी। नॉट डिफाइन कैसे? x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, इफ़ आई पुट इन दिस मशीन x की वैल्यू 0, देन उसके बाद y इक्वल्स टू 1/0, इस जो कि होता है नॉट डिफाइन, जो कि होता है नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है तो आपकी वैल्यू ऑलवेज नॉट डिफाइन हो जाती है। इसका मतलब डोमेन इस फंक्शन का, इस फंक्शन के पर्टिकुलर जो डोमेन है वो आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन किसके एक्सपेक्ट में, मतलब किसे छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, आपने डैश बनाया, इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट, और आपने उस वैल्यू को लिख दिया जो वैल्यू आप एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। तो मेन डोमेन का यही रहता है कि आप
x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जिससे y की वैल्यूज़ आगे आपकी डिफाइन होंगी। आगे यार इन डोमेन्स पर और भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत अच्छे से आप समझ के चलिएगा। आगे और भी मैं इसमें कराऊंगा, तो आप अभी नोट कर सकते हैं, जब तक मैं आपके लिए 2 मिनट का आपको पूरा नोटिंग टाइम यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ नोट दिस। सो बच्चा पार्टी, आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी नोट कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करें, साथ ही साथ नोट्स बनाएं। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ का। आपको अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो साथ ही साथ नोट्स बनाएं, देन उसके बाद मेरी वीडियोस में आगे बढ़ें। आप चलते हैं आगे यार कुछ डोमेन्स के क्वेश्चंस पे, तो चलते हैं। हो चलो जी आगे चलते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस पर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ y इक्वल्स टू 1/x-1 पर मुझे डोमेन बताइए, तो आप सोचिए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो समझते हैं यार, अभी मैं सिर्फ मशीनरी से समझ रहा हूँ। मेरी एक मशीनरी है जिसमें मैं x आउटपुट इनपुट देता हूँ और इसका जो मशीनरी का काम है वो 1/x-1 है और मेरा y इनपुट यहाँ पर आ जाता है। अब मुझे समझना है कि एग्जैक्टली मैं x की वैल्यू को क्या दूँ जिनमें y की वैल्यू सारी डिफाइंड हो। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखूँ तब भी चलेगा, 0, -1, -2 रखूँ तब भी मेरा आंसर y की वैल्यू में डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1/x के केस में जब भी हम अपॉन में आ जाते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। तो अब सोचिए कि इसमें सिर्फ यही कंडीशन आएगी कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं रख सकते। तो डिनोमिनेटर में 0 कब हो सकता है? अगर मैं बात करूं कि सोच के चलिए कि x इक्वल्स -1 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू को अगर 1 इधर ले जाऊं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं 1 को इधर रखूं, तो 1 को रखने पर मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 को रखने पर? 0। जिसका मतलब डायरेक्ट ये आता है कि इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 रखने पर मेरा y डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखता हूँ तो y क्या हो जाएगा 1/1 - 1 जो कि हो जाएगा 1/0 जो कि कहलाएगा नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर ये देखना है कि मेरी जो y की वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसका आंसर बच्चा पार्टी क्या आएगा? इसका आंसर मैं बोलूँगा कि x जो है बिलोंग कर रहा है ऑल रियल एक्सेप्ट किसे बिलोंग नहीं कर पा रहा है? जो कि है 1। 0 नहीं आएगा इस बार क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं रख सकता मैं
और कुछ भी रख सकता हूँ। मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, मेरी y की वैल्यू डिफाइन होगी एक्सेप्ट 1 डालने पर, क्योंकि 1 डालने पर मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देन उसके बाद एक लॉग पे क्वेश्चन हम डोमेन पर निकालना चाहेंगे। तो एक लॉग को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मैं एक लॉग को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि लॉग डिफाइंड एज, अगर मैं किसी लॉग को डिफाइन करता हूँ तो लॉग कैसे डिफाइंड होता है, लॉग उसकी वैल्यू b मान लेता हूँ और उसका बेस क्या मानता हूँ a। आशा करता हूँ कि आपने थोड़ा सा लॉग 11वीं क्लास में अपने पढ़ रखा होगा, या फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको लॉग के बारे में होगी, या फिर आपको नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। आपको मैं बता दूँ लॉग पर 2 वैल्यूज़ होती हैं, उसकी वैल्यू और उसका बेस। तो इसका वैल्यू क्या है b और इसकी बेस क्या है a। तो मैं आपको बता दूं लॉग जो डिफाइन होता है वो ऑलवेज कहता है कि जो b की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब b की वैल्यू ना नेगेटिव होनी चाहिए ना 0 होनी चाहिए। तो मतलब b की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही रख सकता हूं मैं, मतलब लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो लॉग पर बेस की वैल्यू है वो या तो 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए या फिर a से ग्रेटर देन 1 पर होनी चाहिए। एक बेस की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होगी और ना ही 0 होगी ना ही 1 होगी, ना ही 0 होगी ना ही 1 होगी, इनके बीच में हो सकती है। और लेकिन ना ही ये क्या कहते हैं वैल्यू को 0 कर पाएगा ना ही ये वैल्यू को 1 कर पाएगा, ये पर्टिकुलर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर कहती है। तो इसी बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि डोमेन निकालिए लॉग x पर बेस 3 वैल्यू पर, लॉग x पर बेस 3 वैल्यू पर। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे बेस 3 जो है वो और पहले से सेटिस्फाई है। पहले सेटिस्फाई क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बेस पर 0 से 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए या फिर 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 3 जो है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब बेस ऑलवेज सेटिस्फाई है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि log 3x का अब क्या हम एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको डोमेन निकालना है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि अगर y इक्वल्स टू या fx इक्वल्स टू लॉग x बेस 3 दे रखा है, तो मैं एक मशीनरी से समझता हूँ कि मैंने एक x का इनपुट डाला, एक y का इनपुट यहाँ से आ रहा है, इनपुट डाला y का आउटपुट यहाँ से आ रहा है। तो एक log x बेस 3 का एग्जैक्ट डोमेन क्या होगा, मतलब x की वैल्यूज़ क्या क्या डाल सकता हूँ मैं जिसमें y की वैल्यू डिफाइन हो सके। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आपको पता है log x बेस 3 कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब ही मैं इसे डिफाइन यहाँ पर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करूँ y इक्वल्स टू लॉग 3x माइनस 1 मान के चलो बात करता हूँ, मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि -1 नहीं रख सकता, मैंने बताया कि b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, मतलब आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है ये कि लॉग कभी नेगेटिव हो। तो लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये डिफाइन ही नहीं है। तो x जब भी मैं नेगेटिव रखूंगा तब मेरा नॉट डिफाइन कहलाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसकी जो डोमेन है वो सिर्फ क्या है, x ग्रेटर देन 0, इवन 0 भी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ लगाया हुआ है b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इवन मैं ये भी बोलूँगा कि मेरा जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि x कैसे डिफाइन है, x जो डिफाइन है वो है 0 से लेकर इनफाइनाइट। आपको ये चीज़ समझ में आती होगी, नहीं समझ में आती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर ये टर्म्स कैसे लिखा भैया आपने, ये अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार 11 का लीनियर इक्वेशंस या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरा थ्रू आउट पता पड़ जाएगा कि कैसे एग्जैक्टली हम इन चीज़ों को यहाँ पर लिख रहे हैं।
तो 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, जिसमें मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू जो डिफाइन है वो हम 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। आगे यार बात कर लेता हूँ, जैसे एक और चीज़ मैं लेके चलता हूँ। मान के चलिए किसी रूट 16 का आंसर 4 होता है, किसी रूट 16 का आंसर 4 होता है, और सेम मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने लिखा रूट -16 तो दैट इज नॉट डिफाइन इन रियल नंबर्स, दैट इज नॉट डिफाइन इन रियल नंबर्स। हमने ये पढ़ा हुआ है कि माइनस की वैल्यू रूट में कभी डिफाइन नहीं होती, माइनस की वैल्यू रूट में कभी डिफाइन नहीं होती। तो अगर मैंने रूट में कभी माइनस की वैल्यू दे दी तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइन होगा। तो अब आप अपने दिमाग से मुझे बताएंगे, और ये क्वेश्चन को आप आप वीडियो को पॉज करेंगे, देन उसके कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे लिख के दोबारा आएंगे और देन आंसर चेक करेंगे कि एग्जैक्टली आपने आंसर सही दिया है कि नहीं। कि अगर मैं डोमेन की बात करूं, y इक्वल्स टू रूट एक्स का डोमेन क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, 30 सेकेंड्स में आपको आंसर नीचे टाइप करके आना है और आगे आके आपको आपका सॉल्यूशन देखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होप सो यार सबने आंसर यहाँ पे करेक्ट कर दिया होगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक मशीनरी है जिसका रूट एक्स मशीनरी है, जिसका x मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देन उसके बाद y इनपुट आउटपुट आ रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ। तो मैं बड़ा सिंपल सा आंसर मैंने ऊपर दे चुका हूँ कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं रख सकता। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं तो वो रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा हो जाता है कि x की वैल्यूज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर होगी। 0 भी हो सकती है, 0 का अगर रूट है तो 0 आता है आंसर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हो जाता है कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। ये आपका क्या हो जाता है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से इनफाइनाइट बिलोंग कर रहा है, जिसमें कि 0 आपका एडेड है, 0 आपका यहाँ पर आता है। तो आप ये पूरा आपको 2 मिनट दे रहा हूँ आपको ये पूरा नोट करने के लिए, आप पूरा से नोट कर सकते हैं। देन हम अपनी आगे क्लास में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आई होप सो यार आपने नोट कर लिया होगा। आपको मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ।
आपके इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको देता हूँ। आपको 1 मिनट में सेम काम करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में आपको बिना किसी और का कमेंट देखे उस क्वेश्चन को टाइप करके वहाँ पर आंसर अपना लिख देना है। देन उसके बाद आना है और अपने आंसर्स को देखना है। आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसे इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस एक्टिविटी को फॉलो कराता हूँ। तो आगे यार एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो कि मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू √x-3 का मुझे डोमेन निकाल के बताइए। मुझे y इक्वल्स टू √x-3 का डोमेन निकाल के बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी तक आपने यार आई थिंक इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में राइट कर भी चुके होंगे। अब देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर मैं एक मशीनरी फिर से बनाता हूँ, अब मैं आपको बता दूँ, मैं बार बार इस मशीनरी को फिर से नहीं बनाऊँगा। ये सिर्फ आपके एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, इसे बनाना कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, जिससे आपको समझ आए। आप रियल लाइफ से अगर एग्जांपल्स को रिलेट कर पाएंगे, देन आपके पास आपके जो माइंड में चीज़ें हैं वो समझ आने लग जाएंगी। तो आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई इनपुट मैं देता हूँ और आउटपुट अगर यहाँ पर आता है, तो बात करता हूँ कि अब मैंने बताया था कि रूट के अंदर वैल्यूज़ कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x-3 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। x-3 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 3 को वहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी x की वैल्यू जो है आप इसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा मैं दे सकता हूँ। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा मेन, वो मैं बोलता हूँ x बिलोंग करेगा 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें 3 क्लोज ब्रैकेट पे होगा। इसका मतलब 3 इसमें यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं रेंज पर। आपको पर्टिकुलर सिंपल टॉपिक, आपको डोमेन समझ में आ चुका होगा। आगे मैं यार इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अभी ग्राफ थ्योरीज और ये सब काफ़ी कुछ पढ़ेंगे हम, तो इसीलिए अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली हम DPPs को सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत ईजीली हम क्या कहते हैं ये सारे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और जी एडवांस तक हम यहाँ पर सबको क्लियर कर रहे होंगे। तो चलते हैं रेंज की तरफ। आपने अगर इसे नोट नहीं करा है तो आप 10 सेकंड्स में इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं रेंज की तरफ। एग्जैक्टली रेंज होता क्या है? अब मैं बात करता हूँ रेंज में। अब सेम मैं एग्जांपल पे आता हूँ कि हर मशीनरी सारा काम नहीं कर सकती,
हर मशीनरी जो है सारा काम नहीं कर सकती। मतलब हमने पर्टिकुलर मशीनरी को इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि ये जो आउटपुट आएगा वो पर्टिकुलर आउटपुट आ पाएगा। मतलब कुछ मशीनरी ऐसी होंगी जो 2-4 आउटपुट अलग अलग तरीके के निकाल सकती हैं, कुछ मशीनरी होंगी जो सिर्फ एक आउटपुट दे सकती है, कुछ मशीनरी होंगी जो मल्टीपल आउटपुट्स दे सकती हैं। तो मशीनरी का आउटपुट्स भी डिपेंड करते हैं कि आपने उस मशीनरी को कैसे डिज़ाइन किया। इसका मतलब उसका इंटरनल वर्क क्या है, उसका अंदर का फंक्शन क्या है, उसका ऑपरेटर क्या है। तो आपका किसी भी रेंज का मतलब अब यहाँ पर क्या आएगा कि डोमेन का मतलब तो आपका क्या था कि हम x की वैल्यू को क्या दे सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या आएगा कि उन x की वैल्यू, उन सारी x की वैल्यूज जो आप दे रहे हैं उस वैल्यूज पर y की वैल्यू क्या आ सकती हैं, वो आपका क्या होगा, रेंज। वो आपका क्या होगा, रेंज। कि उन सारे इनपुट्स पर, उन सारी x की वैल्यू इनपुट्स पर आप एग्जैक्टली y की वैल्यू क्या दे सकते हैं, वो आपका क्या आएगा, रेंज। उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं रेंज। तो अगर मैं एक रेंज की डेफिनेशन बोलूँ तो एक रेंज की डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ कि अ सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y possesses मतलब आपका y वैल्यू जो आ सकती है किस कुछ सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, सॉरी वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, आपकी x की वैल्यूज। तो सारी x की वैल्यूज पर क्या y की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, वो आपका क्या होगा, रेंज होगी। आपकी क्या y की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी। और अगर मैं बात करूँ मतलब एक और डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x comes with definite range of y, definite range of y। इसका मतलब कि एग्जैक्टली सारी रियल वैल्यूज पर या फिर पर्टिकुलर डोमेन्स पर क्या वैल्यू, बट मैं ऑल रियल वैल्यूज भी बोलूँगा तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पर डोमेन पर, एग्जैक्टली पूरे डोमेन पर हमारा रेंज क्या होगी, वो हमारा क्या होता है, y कहलाता, आपका रेंज कहलाता है। जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली हमारी y की वैल्यू कैसे होगी। तो अगर मैं आपका एक सिंपल सा फंक्शन जो कि हम स्टार्टिंग से एक मशीनरी ट्राई करते हुए आ रहे हैं जो कि हमारी x+2, यहाँ से मैंने अगर x दिया और y यहाँ से आया तो एग्जैक्टली आप बताइए कि y पर वैल्यू क्या होगी। अब हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें डोमेन भी डिफाइन कर रहे होंगे, रेंज भी डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि हमने डोमेन पढ़ लिया है और रेंज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अब आगे हर फंक्शन का डोमेन भी निकाल रहे होंगे, हर फंक्शन का रेंज भी निकाल रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए डोमेन जो कि आपको सबको पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप सोचिए कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखोगे। अब जितनी x की वैल्यू रखते जाओगे उतनी ही y की वैल्यूज आती जाएंगी। इसका मतलब कोई भी एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें हम y की वैल्यू नहीं ला सकते। अब आप बोलोगे भैया 0 ला के दिखाओ y, तो -2 रख लो, x को -2 रख लो, 0 आ जाएगी। आप बोलोगे भैया -1 ला के दिखाओ y, -3 रख लो, आप -3 रख लो। आप बोलो कि 1/2 ला के दिखाओ, -3/2 रख लो। अगर मैं y की वैल्यू को 1/2 लाना चाह रहा हूँ तो मैं x की वैल्यू को -3/2 रख सकता हूँ। कैसे, देखो y = -3/2 + 2, आंसर क्या आएगा, 1/2। चेक सॉल्व करके देख लो, आंसर क्या आएगा, 1/2। तो किसी भी x की कोई भी रियल वैल्यूज़ पर हम कोई भी y की वैल्यूज़ ला सकते हैं। तो इसका जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, y बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब बोलोगे जैसे आपको डोमेन में लग रहा था कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो सारी वैल्यूज़ ही आ जाएंगी, वैसे ही इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि y में ऑलवेज ये आ जाएगा। हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और रेंज को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि y = 10
x की पावर 0, पहले x की पावर 0 लेते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू 10 x की पावर 0 अगर मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो आपको एक मशीनरी है जिसमें 10x की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 0 दे रहा हूँ, x इनपुट दे रहा हूँ, y आउटपुट आ रहा है। तो अब आप सोचो, अब पहला तो सोचो डोमेन क्या है इसका। तो पहले एक चीज़ सोचो कि x की वैल्यू कुछ भी दे दूँ मैं, 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, मेरी y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। जैसे मैं अगर y को अगर 1 देता हूँ, 1 10 आएगा। मैं y में अगर x की वैल्यू 2 देता हूँ, तो किसी भी की वैल्यू पर अगर 0 की पावर आ रही है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। सेम अगर 2 की पावर पर 0 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। अगर मैं 0 की पावर अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी 1 की पावर -1 की पावर 0 भी दे रहा हूँ, तब भी क्या आएगा 10 इंटू 1, ये इजीली आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पर डोमेन होगा, जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज़। जो हमारी डोमेन एग्जैक्टली आएगी वो क्या आएगी, तुम्हारी ऑल रियल वैल्यूज़। अब देखते हैं कि भैया रेंज क्या होगी। तो एक चीज़ देखो यार, जब मैं सारी वैल्यूज़ कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ तो मेरी y की वैल्यू सिर्फ 10 आ रही है। मैं अगर कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ तो मेरी y की वैल्यू सिर्फ 10 आ रही है और कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। इसका मतलब मेरी सिर्फ रेंज क्या होगी, सिर्फ रेंज होगी y किसको बिलोंग करेगा, ओनली सिंगल एलिमेंट को, जो कि है तुम्हारा 10। ओनली सिंगल एलिमेंट को जो कि है तुम्हारा 10, जिसमें मैं बोलूँगा कि इसका जो डोमेन है वो तो ऑल रियल है, लेकिन जो रेंज आ रही है वो तुम्हारी सिर्फ क्या आ रही है, 10 आ रही है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि ये एग्जैक्टली सिंगल एलिमेंट है जो कि एज अ आंसर, एज अ मशीनरी, एज अ आउटपुट आपके पास आ रहा है। एक दो क्वेश्चन अगर मैं और लेता हूँ, जैसे यहाँ पर वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो लेता हूँ, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 4, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। डोमेन आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, तो बहुत इजीली आप डोमेन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, हमें पता है रूट के अंदर ऑलवेज हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगा x 4। अगर मैं इधर ले जाऊं तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब x जो बिलोंग करेगा वो करेगा क्लोज ब्रैकेट 4 कॉमा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, 4 से लेकर इनफाइनाइट। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली रेंज क्या होगी, एग्जैक्टली रेंज क्या होगी, हमने रेंज कैसे निकालें। अब देखो, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं किसी रूट 16 का आंसर बोलता हूँ तो वो मेरा आता है 4, किसी रूट 9 का आंसर बोलता हूँ 3 आएगा, रूट 25 का आंसर बोलता हूँ 5 आएगा। तो एक चीज़ समझो कि अगर रूट में बाहर प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव रूट की, ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव रूट की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ आपसे कि अगर कोई भी रूट है और रूट की वैल्यू ऑलवेज आप देख रहे हो किसी भी पॉजिटिव रूट की वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव बाहर नहीं है तो मैं पॉजिटिव रूट की वैल्यू से बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है ना। अगर मैं बात करूं कि आपकी कोई भी रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं रही। कोई भी वैल्यू डाल लूं मुझे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ उसमें मुझे कोई भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि y क्या है, ऑलवेज 0 से लेकर इनफाइनाइट तक डिफाइन होगा, और 0 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों 0 क्यों क्लोज ब्रैकेट होगा, अगर मैंने x की वैल्यू को 4 डाल दिया, अगर मैंने x की वैल्यू को 4 डाल दिया तो क्या होगा, अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 का मतलब 0, तो y की वैल्यू 0 भी डिफाइन हो सकती है, और 0 के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर भी, कोई भी पॉजिटिव नंबर ला सकते हो। मतलब आप अंडर रूट में कोई भी पॉजिटिव नंबर ला सकते हो, कोई भी वैल्यू बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे आप बोलो कि भैया 2 कैसे आएगा, x की वैल्यू 8 रख दो, x की वैल्यू 8 रख दो, 8 रखोगे तो क्या आएगा 8 माइनस 4 का अंडर रूट 2। आप बोलोगे भैया 1 कैसे आएगा, x की वैल्यू को 5 रख दो,
5 माइनस 4 1 अंडर रूट 1 अगर मैं बोलूँ कि भैया 3 कैसे आएगा, तो x की वैल्यू को आप क्या रख x की वैल्यू को 13 रख दो, 13 माइनस 4 9 अंडर रूट 9 3, आपको 4 लाना है तो आप पर्टिकुलर क्या रख देंगे, आप 20 रख दो, 20 माइनस 4 16 देन 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकती। इसलिए इसका आंसर जो है वो आएगा y डिफाइन होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट। आई होप सो यार ये रेंज और डोमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने पहले से भी शायद पढ़ा हुआ है तो आपका ये चीज़ में आप ब्रशअप हो गए होंगे। आगे लेक्चर्स में मैं पर्टिकुलर कुछ बेसिक्स रूल्स बताऊंगा, जिसमें आपका ग्राफ्स के बेसिक्स रूल और कुछ फंक्शंस के ग्राफ जो हमें एग्जैक्टली याद करने हैं या जो हमें फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ आने वाले हैं, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये जो फंक्शंस का पूरा सिनेरियो रहेगा वो 6 से 7 लेक्चर में रहेगा, वो आपके प्लेलिस्ट में हर रोज़ अपडेट होते जाएंगे। आपको इतना लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक से सराहना कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और ये पूरा आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। सारी DPPs आपको आने वाले लेक्चर्स में मिल रही होंगी, हर रोज़ ये लेक्चर्स चल रहे होंगे। आशा करता हूँ यार आपको फ्री में एजुकेशंस मिल रहे हैं और मैथमेटिक्स आपकी इस फ्री वीडियोस में बहुत ईजीली यहाँ पर कवर हो जाए। सो गाइज बाय बाय, टाटा सिया। आपने अगर ये नोट नहीं कराए तो आप अभी नोट कर सकते हैं और इसे नोट करने के बाद आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। सो गाइस बाय बाय, टाटा सिया, मिलते हैं दूसरी फंक्शन की वीडियो में। बाय बाय।